एंड वेलकम टू द चैनल जय हो स्टडी। माय नेम इज़ प्रियांशु दुबे। कल कोरोना को लेकर एक समिट हुई, वर्चुअल समिट कराई गई ऑर्गेनाइज नेम की, नॉन अलाइन मूवमेंट की। तो ये नॉन अलाइन मूवमेंट की वर्चुअल समिट में श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी पार्टिसिपेट किया। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि अपने टेन्योर के दौरान मोदी जी ने 2016 की समिट में पार्टिसिपेट नहीं किया, मतलब हेड ऑफ द गवर्नमेंट ने पार्टिसिपेट नहीं किया, इंडिया की तरफ से कोई गया है। 2019 की भी जो समिट हुई नेम की नॉन अलाइन मूवमेंट की, उसमें भी श्री नरेंद्र मोदी जी ने पार्टिसिपेट नहीं किया, हेड ऑफ द गवर्नमेंट नहीं गया बल्कि कोई और भेजा गया, वाइस प्रेसिडेंट गए थे। तो ये लेकिन अभी हाल में कोरोना को लेकर कल हुई समिट में श्री नरेंद्र मोदी जी ने पार्टिसिपेट किया है, अपने देश के बारे में कुछ बोला है उन्होंने, पाकिस्तान को भी लताड़ा है। तो इन सब बातों पे चर्चा करेंगे, साथ में देखेंगे नेम का ऑर्गेनाइजेशन नेम बना कब, नेम अलाइन मूवमेंट की बात कब से स्टार्ट हुई, फाउंडेशन कब हुआ इसका, कौन कौन लोग हैं इसमें, इसका कॉन्सेप्ट क्या है नेम का। इसके साथ ही देखेंगे पंचशील सिद्धांत और नेम साथ में, और साथ में देखेंगे हम लोग नेम 2.0 और रिलेवेंस ऑफ नेम की। अगर आपका आंसर राइटिंग आ जाए कि नेम का रिलेवेंस क्या है तो आप उसमें क्या लिख सकते हैं। ठीक है, देखते चलिए शुरुआत करते हैं। वर्चुअल समिट ऑफ नेम ऑर्गेनाइज करवाई गई है कल मंडे को, और इस वर्चुअल समिट में श्री नरेंद्र मोदी ने पार्टिसिपेट करते हुए क्या क्या बोला है। नरेंद्र मोदी जी ने बोला कि कोविड-19 जो क्राइसिस हुई है, इसने ये दिखा दिया कि किस प्रकार डेमोक्रेसी, डिसिप्लिन और डिसिसिवनेस के थ्रू एक जेन्युइन पीपल्स मूवमेंट को खड़ा किया जा सकता है। ये नरेंद्र मोदी जी के शब्द थे अपने भारत देश के लिए कि कोविड-19 क्राइसिस हैज शोन हाउ डेमोक्रेसी, डिसिप्लिन एंड डिसिसिवनेस कैन कम टुगेदर टू क्रिएट अ जेन्युइन पीपल्स मूवमेंट। अगर मैं और देशों के साथ तुलना करूं भारत की, तो कोविड-19 में भारत के अंदर मरीजों की संख्या और देशों की तुलना में कम है। हाँ, ये बात अलग है कि धीमे धीमे बढ़ रही है, बहुत तेज़ी से ग्रेजुअली बढ़ती चली जा रही है, लेकिन हमने लॉकडाउन बहुत पहले अपना लिया। हम भारत देश के नागरिकों को तवज्जो दी, हमने इकोनॉमी को तवज्जो नहीं दी। तो ये भी बोला उन्होंने साथ में कि हम भारत देश समझते हैं कि हमारा पूरा विश्व हमारा परिवार है। इसी को ध्यान में रखते हुए हमने अपने नागरिकों का ध्यान रखा है, और साथ साथ हम अपनी सहायता दूसरे देशों तक भी पहुंचा रहे हैं। किस रूप में पहुंचा रहे हैं, तो नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि हमने अब तक 123 से ज़्यादा देशों को मेडिसिन पहुंचा दी है। मैंने शायद कल के टेस्ट पेपर में डिस्कस भी किया था कि ऑपरेशन संजीवनी में मालदीव को 6 टन के आसपास भिजवाई गई है मेडिसिन। इसी के और भी देशों को भारत ने मेडिसिन पहुंचा दी है। इसके साथ उन्होंने ये भी कहा कि भारत एक तरीके से इस वक्त रिगार्डेड एज दी फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड हो गया है, फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में इसको रिगार्ड करना चाहिए, क्योंकि हम कई देशों को मेडिसिन जो पहुंचा रहे हैं उसमें कम से कम 59 कंट्रीज़ तो नॉन अलाइन मूवमेंट से ही बिलोंग करती हैं। इसके साथ उन्होंने ये भी कहा कि हम कोऑर्डिनेशन के थ्रू लोगों को, जो अन्य हमारे पड़ोसी देश हैं, उनको इंटरनेट के थ्रू उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करा रहे हैं, हमारे डॉक्टर्स उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे हैं, ताकि वो लोग भी अपने यहाँ पर कोविड-19 से लड़ने की क्षमता मतलब पा पाएँ या उसको जनरेट कर पाएँ। तो ये सारी बातें नेम की वर्चुअल समिट जो कोरोना को लेकर कराई गई थी उसमें बातें की गई हैं। तो अब देखते हैं आखिर नेम है क्या। देखिए नेम क्या है। नेम एक्चुअली में एक कॉन्सेप्ट नॉन अलाइन मूवमेंट का ये शुरुआत हुई है तब जब दो गुटों में, कौन से दो गुट हैं, एक है यूएसएसआर का गुट और एक है यूएसए का गुट। ठीक है, सोवियत संघ और अमेरिका गुटों में जब लड़ाई चल रही है, पावर को लेकर बातें चल रही हैं कि हेगमनी किसकी होगी, कौन सुपर पावर है, तो दो गुट बच गए। मतलब एक कोई यूनिपोलर वर्ल्ड बनना चाहता है, लेकिन ये बाइपोलरिटी आ चुकी है। यूएसए को टक्कर दे रहा है यूएसएसआर के गुट में कुछ लोग जुड़ना चाहते हैं, कुछ लोग यूएसए के गुट में जुड़ना चाहते हैं, अपनी अपनी चाटुकारिता कर रहे हैं सब लोग। लेकिन भारत जैसे कई अन्य देश किसी भी गुट में, ना तो वो कम्युनिस्ट में जाना चाहते हैं, ना वो कैपिटलिस्ट में जाना चाहते हैं। तो इन दोनों गुटों से इतर जाके एक मूवमेंट चलाएंगे, इसे बोला जाएगा नॉन अलाइन मूवमेंट। और इस नॉन अलाइन मूवमेंट में कौन, 3 लोग बेसिकली जो कि बांदुंग कॉन्फ्रेंस जो इंडोनेशिया में हुई, जिस कॉन्फ्रेंस का मुख्य उद्देश्य था एशिया अफ्रीका यूनिटी। तो इस एशिया अफ्रीका यूनिटी की कॉन्फ्रेंस के दौरान जो 3 लोग इस दौरान जिन्होंने इसकी फाउंडेशन एक तरीके से नींव रखी उस जगह पर, उनका नाम था इंडिया से पंडित जवाहरलाल नेहरू, इजिप्ट से गमल अब्दुल नसीर, और यूगोस्लाविया से नाम था इनका जोसेफ ब्रोज टीटो। इन लोगों ने वहाँ पर नॉन अलाइन मूवमेंट की बात करना शुरू कर दिया था। तो कई बार पूछ लेता है क्वेश्चन कि नॉन अलाइन मूवमेंट का संबंध बांदुंग कॉन्फ्रेंस ऑफ 1955 से है, तो हाँ एकदम सही है, क्योंकि इसी कॉन्फ्रेंस के दौरान नॉन अलाइन मूवमेंट जैसा एक गुट, एक आंदोलन होना चाहिए, ऐसी बातें हुई हैं।
फाइनली 1961 में सर्बिया की कैपिटल बेलग्रेड में इसको मतलब स्थापित फाउंडेड कर लिया गया 1961 में गुट निरपेक्ष आंदोलन के रूप में। और इसमें कौन कौन लोग थे, तो इसमें यूगोस्लाविया के जोसेफ ब्रोज टीटो, इंडिया के पंडित जवाहरलाल नेहरू, इजिप्ट के भी गमाल अब्दुल नासिर, घाना के क्वामे नक्रुमह और इंडोनेशिया के सुकर्नो। तो इन लोगों ने फाइनली नॉन अलाइन मूवमेंट की नींव डाली। और ये नॉन अलाइन मूवमेंट क्यों फॉर्म हुआ, तो थर्ड पॉइंट लिखा हुआ है कि इट वाज फॉर्म्ड ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर एज एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स दैट डिड नॉट सीक टू फॉर्मली अलाइन देमसेल्फ विद आइदर द यूनाइटेड स्टेट्स और सोवियत यूनियन बट सॉट टू रिमेन इंडिपेंडेंट और न्यूट्रल। तो ऐसे देशों का समूह था जो कि नए नए इंडिपेंडेंट हुए थे, किन्हीं ना किन्हीं देशों के चंगुल से छूटे थे, जो गरीब थे, जो नहीं चाहते थे कि वो किसी भी गुट में शामिल हों, चाहे वो यूएसएसआर का गुट हो और चाहे वो यूएसए का गुट हो। तो बेसिकली नॉन अलाइन मूवमेंट का कॉन्सेप्ट क्या था, इनके जो बेसिक प्रिंसिपल थे वो थे कोऑपरेशन, इसके साथ नो कोल्ड वॉर, और थर्ड था नॉन मिलिट्री रेस, मतलब नो मिलिट्री रेस। तो ना तो ये कोऑपरेशन करना चाहते, ये मतलब ये लोग कोल्ड वॉर में पार्टिसिपेट नहीं करना चाह रहे थे, ना ही ये लोग चाहते थे कि मिलिट्री रेस में पार्टिसिपेट करें। हमको इक्विपमेंट इकट्ठे नहीं करने, हमें मिलिट्री के इक्विपमेंट्स या फिर न्यूक्लियर पावर या फिर मिसाइल ये सब हमें इकट्ठे नहीं करने, क्योंकि हम तो अभी नए नए आज़ाद हुए हैं, तो हमें तो अपने विकास की बातें करनी है। और साथ में उन्होंने बोला कोऑपरेशन की बहुत ज़रूरत है। कोऑपरेशन कैसा, जो देश नॉन अलाइन मूवमेंट में आएंगे उनके बीच में कोऑपरेशन, और साथ ही साथ जो गुट हैं, जो बड़े गुट हैं यूएसएसआर यूएसए, इनका भी कोऑपरेशन इन देशों को चाहिए ताकि ये देश विकास कर पाएँ। तो हमारी जो हमारी फॉरेन पॉलिसी थी, जो हमारी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी पंडित जवाहरलाल नेहरू की थी, उनके अनुसार हम किसी के भी पिछलग्गू नहीं बनने वाले हैं। हम अपने हित में काम करेंगे हमेशा। इसी को नेम 2.0 में हम लोग कहेंगे स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। जब हम वहाँ पर पहुँचेंगे नेम 2.0 में, तब हम इसी को बोलते हैं हम लोग सामरिक स्वायत्तता। स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का मतलब यही होता है। नेम 2.0 में स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की बात की गई, जिसके अंतर्गत ये कहा गया कि हम किसी भी देश के, चाहे वो रशिया हो, चाहे वो जापान हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे चाइना हो, हम किसी भी देश के पिछलग्गू नहीं बनेंगे। हम अपने प्राथमिकता की बात करेंगे, अपने हितों की बात करेंगे, उनके अनुसार ही हम देशों के साथ संबंध स्थापित करेंगे। ठीक है, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे रशिया हो, चाहे जापान हो, चाहे चाइना हो, चाहे ईरान हो, चाहे कोई भी देश हो, उनके साथ हमारा इंडिपेंडेंट रिलेशन होगा। हम अपने हितों को देखते हुए हर देश के साथ संबंध बनाएंगे। ये है नेम 2.0, जिसे हम लोग कहते हैं स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। ठीक है, तो ये नॉन अलाइन मूवमेंट की शुरुआत हुई है 1961 में बेलग्रेड से। यूगोस्लाविया के, इंडिया के, इजिप्ट के, घाना के, इंडोनेशिया के, इन लोगों ने साथ में मिलकर इसको क्रिएट किया। जो हेड्स हैं इस कंट्रीज़ के, इन लोगों ने साथ में मिलकर इसको क्रिएट किया है। इसका उद्देश्य हमको समझ में आ गया कि इसका उद्देश्य 3 मेन प्रिंसिपल हैं इसके: कोऑपरेशन, नो कोल्ड वॉर और नो मिलिट्री रेस। ठीक है, यही आगे लिखा हुआ है। की फीचर्स में और क्या की फीचर्स हैं इन तीन के अलावा की फीचर्स जो नॉन अलाइन मूवमेंट के हैं, वो पंडित जवाहरलाल नेहरू के पंचशील सिद्धांत के प्रिंसिपल्स की भी बात करते हैं। तो ये पंचशील सिद्धांत के प्रिंसिपल्स भी की फीचर्स हैं नेम के। क्या है पंचशील सिद्धांत? पहला है म्यूचुअल रिस्पेक्ट फॉर ईच अदर्स टेरिटोरियल इंटीग्रिटी एंड सॉवरेनिटी, मतलब हम एक दूसरे की संप्रभुता और एक दूसरे की अखंडता का सम्मान करेंगे। म्यूचुअल रिस्पेक्ट बहुत आवश्यक है। उसके बाद नॉन इंटरफेरेंस, हम किसी के भी इंटरनल अफेयर्स में या मिलिट्री अफेयर्स में इंटरफेरेंस, हस्तक्षेप नहीं करेंगे। थर्ड है म्यूचुअल नॉन अग्रेशन, हम संघर्ष नहीं करेंगे, मतलब हम आपस में सहमति बना लेंगे, संघर्ष की कोई भी बात नहीं आने देंगे। इसके साथ इक्वलिटी एंड म्यूचुअल बेनिफिट। और पांचवा बोला पीसफुल कोएग्जिस्टेंस, जहाँ रह रहे हैं तो पीसफुली रहना है। कोएग्जिस्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, पीसफुल कोएग्जिस्टेंस होना चाहिए। तो ये पंचशील के सिद्धांत बहुत इंपॉर्टेंट है। जनरली पेपर में कभी कदार सामने से पूछ लेगा, बताइए नेहरू के पंचशील सिद्धांत लिखिए, वरना नेहरूवियन एरा की जो फॉरेन पॉलिसी थी और जो मॉडर्न एरा की फॉरेन पॉलिसी, उसमें अंतर क्या, ये पूछ लेगा। नहीं तो पूछ लेगा कि भारत देश जब से आज़ाद हुआ और आज तक की फॉरेन पॉलिसी में डिफरेंस क्या है, इसको भी शो करना। तो आपको वहाँ पर नेहरू की पंचशील सिद्धांत को लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो इस पंचशील सिद्धांत को आप कहीं पर भी ऐसे में यूज़ कर सकते हैं। कई सारी जगहों पर आप म्यूचुअल रिस्पेक्ट, म्यूचुअल नॉन एग्रेशन, पीसफुल कोएग्जिस्टेंस, ये कीवर्ड्स हैं जिनका आप मेंस के आंसर में प्रयोग IR के दौरान जब पेपर लिखे तब कर सकते हैं। तो ये 5 सिद्धांत याद रखिए पंचशील के: म्यूचुअल रिस्पेक्ट फॉर ईच अदर्स इन टेरिटोरियल इंटीग्रिटी और सॉवरेनिटी,
दूसरा है नॉन इंटरफेरेंस, हस्तक्षेप नहीं करेंगे। तीसरा है म्यूचुअल नॉन एग्रेशन, संघर्ष नहीं करेंगे। इक्वली एंड म्यूचुअल बेनिफिट, इक्वलिटी एंड म्यूचुअल बेनिफिट, समानता की बात कर रहे हैं, समान बेनिफिट लाभ की बात कर रहे हैं। और साथ में पीसफुल को एग्जिस्टेंस एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना है। आगे चलें। करंट में जो मेंबर्स की संख्या है नॉन अलाइन मूवमेंट में, उसमें 120 मेंबर्स हैं। मैंने बताया ना, इन 120 मेंबर्स में 59 मेंबर्स को तो इंडिया दवा पहुंचा चुकी है, तो 120 मेंबर्स हैं। इन 120 मेंबर्स में 53 जो 53 मेंबर हैं वो अफ्रीका से हैं, 39 एशिया से हैं, 26 लैटिन अमेरिका और कैरेबियन कंट्रीज से हैं, और 2 हैं यूरोप से। तो 2 यूरोप की कंट्रीज़ कौन सी हैं, तो याद रखिएगा बेलारूस और अजरबैजान। क्वेश्चन पूछ सकता है कि बताइए, स्टेटमेंट फॉर्म में लिख देगा कि नेम नॉन अलाइन मूवमेंट में यूरोप की 10 कंट्री हैं, या 3 कंट्री हैं, या 4 कंट्री। तो याद रखिए नॉन अलाइन मूवमेंट में यूरोप की 2 कंट्री हैं, बेलारूस और अजरबैजान। जो 2019 की समिट हुई थी वो अजरबैजान में ही हुई थी, और जो अभी जो कल वर्चुअल समिट कोरोना को लेकर हुई है वो अजरबैजान के कहने पर ही ऑर्गेनाइज करवाई गई है। ठीक है, इसके साथ ही इस नॉन अलाइन मूवमेंट में 17 कंट्रीज़ और 10 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को ऑब्जर्वर स्टेट्स में रखा गया है। तो कहीं ना कहीं यूनाइटेड नेशंस असेंबली के बाद, जनरल असेंबली के बाद सबसे बड़ी संस्था है ये नॉन अलाइन मूवमेंट। ठीक है, आखिर इसका रिलेवेंस क्या है, आज की डेट में इसका रिलेवेंस है क्या कि नहीं है। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाता है तो आप क्या क्या ले सकते हो, आप देख सकते हो कि नेम का रिलेवेंस है। क्यों? क्योंकि नेम के प्रिंसिपल में लिखा है कोऑपरेशन। नेम के प्रिंसिपल सिद्धांत में लिखा है कि नो मिलिट्री रेस, 2 भारत मिलिट्री रेस में पार्टिसिपेट कर रहा है। हम लोग भी न्यूक्लियर पावर जनरेट कर चुके हैं, लेकिन हमारी जो न्यूक्लियर पावर की डॉक्ट्राइन है उसमें हमने डिसआर्मामेंट करने की, पूर्ण रूप से बॉम्बों को ख़त्म करने की, मतलब न्यूक्लियर जो वेपन है उनको ख़त्म करने की, सिर्फ एक अकेला देश है जो कहता है कि 100% न्यूक्लियर वेपन्स को ख़त्म कर देंगे। ठीक, इसके अलावा इनका प्रिंसिपल क्या है, इनका प्रिंसिपल है वर्ल्ड पीस, विश्व शांति की बात करता है। नेम के प्रिंसिपल में वर्ल्ड पीस की बात करेगा वो। इसके साथ ही टेरिटोरियल इंटीग्रिटी एंड सॉवरेनिटी की बात करी है। थर्ड वर्ल्ड नेशन ने ये कहा है कि हमें सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम से फाइट करना है। ठीक है, क्योंकि हम किसी ना किसी देश के द्वारा हम प्रताड़ित किए गए हैं, और इसलिए हम चाहते हैं कि हमारे देश में जो सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम है उनके ऊपर काम किया जाए। जो थर्ड वर्ल्ड नेशन है, ये नेम एक्टेड एज अ प्रोटेक्टर फॉर दीज स्मॉल कंट्रीज अगेंस्ट द वेस्टर्न हेगोमनी। जो वेस्टर्न की, जो पश्चिम देश की हेगोमनी है उसको टक्कर देने के लिए थर्ड वर्ल्ड नेशन के रूप में भारत एक लीडर बन के उभर सकता है, ताकि वो जो गरीब देश हैं उनका नेता बनकर वेस्टर्न कंट्रीज़ के साथ फाइट कर पाए इन गरीब देशों के लिए। इसके साथ ही सपोर्ट ऑफ यूएन, ये यूएन को सपोर्ट, मतलब यूएन के अंदर अगर देखा जाए तो नेम एक बहुत बड़ा ग्रुप है। तो अगर कोई भी रिजोल्यूशन प्रस्ताव पारित होता है यूनाइटेड नेशन के अंदर, तो उस प्रस्ताव को रोकने का, उस पर विरोध जताने का सबसे अच्छा जरिया है नेम, क्योंकि बहुत बड़ा गुट है, 120 देशों का गुट है। ठीक है, इसके साथ ही साथ इक्विटेबल वर्ल्ड ऑर्डर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है नेम। इंटरेस्ट ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज़, अगर डेवलपिंग कंट्रीज से क्या क्या इंटरेस्ट हैं, फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं WTO में कोई मुद्दा फंसता है तो नेम बहुत बड़ा ग्रुप है, तो नेम चाहे तो इट एक्ट एज प्लेटफॉर्म विच नेगोशिएट एंड कंक्लूड डिस्प्यूट पीसफुली, सिक्योरिंग द फेवरेबल डिसीजन फॉर ईच मेंबर नेशन। ठीक है, अपने आपस में सहमति से एक दूसरे के लिए लड़ सकते हैं। कल्चरल डाइवर्सिटी एंड ह्यूमन राइट्स, इसकी बात भी नेम करता है। नेम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की, नेम सपोर्टेड द concept of sustainable development and can lead the world towards sustainability, can be used as larger platform to make consensus on global burning issues like climate change, migration, global terrorism। तो ये 3 मुद्दे हैं, ग्लोबल टेररिज्म, माइग्रेशन और क्लाइमेट चेंज। इनके ऊपर, इन तीनों मुद्दों पर जो गरीब देश हैं, जो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट के अंतर्गत हैं देश, और भारत क्योंकि विकसित की श्रेणी में, मतलब आगे बढ़ रहे हैं, हम लोग विकास करते चले जा रहे हैं, तो भारत इनका लीडर बन सकता है। और इन 3 इश्यूज़ पर, और इस सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करते हुए 3 इश्यूज़ पर बात कर सकता है बड़े देशों के साथ, कि भाई हमको इन पर बात करनी चाहिए, ग्लोबल टेररिज्म पर, माइग्रेशन पर और क्लाइमेट चेंज पर। ठीक है, इकोनॉमिक ग्रोथ, तो ये द कंट्रीज ऑफ नेम हैज़ इनहेरेंट एसेट्स सच एज फेवरेबल डेमोग्राफी, डिमांड एंड फेवरेबल लोकेशन। The cooperation can lead them to higher and sustainable economic growth, can be an alternative to regional group like TPP and RCEP। तो ये जो ग्रुप हैं उनके अगेंस्ट में नेम एक अपना अलग ब्लॉक बना सकता है, क्योंकि ये जो नेम के कंट्रीज़ हैं इनके पास फेवरेबल कंडीशंस हैं ग्रो करने की। इसलिए हम लोग ये देख सकते हैं कि नेम का रिलेवेंस है। तो अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि नेम का रिलेवेंस क्या है, तो हम नेम के प्रिंसिपल पे बात करेंगे। हम पंचशील लिख सकते हैं, उसमें जाके पंचशील के 5 सिद्धांत लिख सकते हैं। उसमें हम जाके नेम का जो बेसिक प्रिंसिपल है कोऑपरेशन और नो मिलिट्री रेस, इसके बारे में कोट कर सकते हैं। उसके अगेंस्ट में हम इंडिया का जो न्यूक्लियर
न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन है उसको भी कोट कर सकते हैं कि देखिए हमने न्यूक्लियर को वेपन को डेवलप तो किया है, लेकिन इसके विरुद्ध में हमने ये भी बोला हुआ है कि हम डिसर्मामेंट के तहत पूरे के पूरे वेपन्स को ख़त्म कर देंगे, अकेला देश है ऐसा। वर्ल्ड पीस की बात करता है ये लिखेंगे हम। टेरिटोरियल इंटीग्रिटी सॉवरेनिटी की बात, दिस थर्ड वर्ल्ड नेशन, सपोर्ट ऑफ इन, हर चीज़ हम लिख सकते हैं इसमें रेलिवेंस में, ठीक है। तो ये नेम 2.0 मैं बता चुका हूँ। नेम 2.0 क्या है? तो देखो भारत इस वक्त जो भारत की इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी है वो यही कहती है कि हम लगातार परिवर्तन कर रहे हैं उस फॉरेन पॉलिसी में, लेकिन हमने एक फोकस कर रखा है कि स्ट्रेटजिक ऑटोनॉमी की बात करते हैं हम। स्ट्रेटजिक ऑटोनॉमी का मतलब होता है कि भारत की जो फॉरेन पॉलिसी है वो किसी भी मतलब जो महान शक्ति है, जो ग्लोबल पावर है, उसके पिछलग्गू नहीं बनेगी। वो अपनी प्राथमिकता और हितों के अनुसार सभी देशों के साथ स्वतंत्र संबंधों का विकास करेगी, ठीक है। इसलिए आप करंट में देखते हो कि भारत के संबंध रूस के साथ भी हैं, अमेरिका के साथ भी हैं, चीन के साथ भी हैं, जापान के साथ हैं। जितनी भी ग्लोबल पावर है उनके साथ इनके संबंध बहुत अच्छे हैं। इसीलिए इसको लोकप्रिय रूप से हम लोग कहते हैं नेम 2.0, नेम 2, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा नेम 2.0। तो एक शब्द जो कीवर्ड है, कीवर्ड पकड़ना है हमेशा, कीवर्ड है स्ट्रेटजिक ऑटोनॉमी, इसी को ध्यान में रखना है, ठीक है। और बेसिकली क्या नेम 2.0 में क्या फोकस किया गया, ये जो डॉक्यूमेंट निकला था रिसेंटली 2012 मार्च में, नेम 2.0 स्ट्रेटजिक इंपॉर्टेंस, इसमें लिखा हुआ था कि हाउ इफेक्टिवली वी मैनेज अवर ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज़ इन ऑर्डर टू मैक्सिमाइज अवर चॉइसेस, ठीक है। और साथ में लिखा है नॉन अलाइनमेंट टुडे विल रिक्वायर मैनेजिंग कॉम्प्लिकेटेड कोएलिशन एंड अपॉर्चुनिटीज़ इन एन एनवायरनमेंट दैट इज़ नॉट स्ट्रिक्टली सेटल्ड, ठीक है। जो ये एनवायरनमेंट क्रिएट है, इस वक्त दो गुट बन गए हैं, अमेरिका अलग चला गया है और रशिया और चाइना एक गुट बन गया है। तो कोल्ड वार 2.0 आप इसको कह सकते हो कि एक नए तरीके का कोल्ड वार चल रहा है इस टाइम। तो इन कंडीशंस में भारत किस प्रकार अपने आप को मैनेज करता है, तो भारत ने बोल रखा है स्ट्रेटजिक ऑटोनॉमी का प्रयोग करेंगे हम, हमारी अपनी हम स्वायत्ता की बात कर रहे हैं, ऐसी स्वायत्ता जो सामरिक है। तो ये पॉइंट आपको जनरली आंसर राइटिंग में स्ट्रेटजिक ऑटोनॉमी पॉइंट को लिखना है, हमारी प्राथमिकता, हमारे हितों को ये लिखना है। ये सब बातें नेम 2.0 में लिखनी पड़ेंगी, ठीक है। तो ये था आज का टॉपिक। इसी के साथ इस टॉपिक को ख़त्म करते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, चैनल को देखिए, व्यू करिए वीडियो को। साथ ही साथ अभी शाम को भी एक वीडियो पॉलिटी का आएगा, तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप व्यू करेंगे उतना मैं वीडियो ज़्यादा बनाता चला जाऊँगा। धीमे धीमे जैसे ही लॉकडाउन ख़त्म होगा वैसे ही एक पूरा शेड्यूल हम लोग देने वाले हैं कि किस किस तरीके से क्लास चलेंगी। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत।